यहाँ पे कोरोना एक कहर की तरह था, तमाम व्यवस्थाएं ज़मीन पे ध्वस्त थी। तो उस हिसाब से 150 बेड में जब 600 आदमी अंदर घुस गए तो वो किसी के कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। 31 मई तक सख्ती से लॉकडाउन रखा जाए। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये सख्ती लाने में कुछ देर हुई? इसके पहले कई मौसर शादियाँ, तीजे फाते का आयोजन हो गए कि जिंदगी के आखिरी क्षण तक हर व्यक्ति को, जिसमें मैं स्वयं इंक्लूडेड हूँ, सुधार की मौके आएंगे और सुधार करते रहना पड़ेगा। तो ब्लैक फंगस का रूप ऐसा ना हो जैसा कोरोना का संक्रमण था, उसको लेकर सरकार इस समय किस तरह के स्टेप ले रही है? तो उसमें कैजुअलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा है, उसको ज़्यादा गंभीरता से और ज़्यादा सीरियसली इसको टेकअप करना पड़ेगा। और इसमें अगर राजस्थान राज्य की बात की जाए तो क्या उनका सहयोग रहा मध्य प्रदेश को मदद देने में? उसको वो 10 गुना 20 गुना जो हमारी खपत बढ़ी वो नहीं बढ़ा पाए, वहाँ स्वीकार है, लेकिन उससे डबल देना उनका नैतिक दायित्व था, वो उससे भी पीछे हटे। कुछ लोगों ने सिलेंडर छिपाए भी। दोस्तों स्वागत है, मैं मुस्तफ़ा हुसैन और मेरे साथ मौजूद है कोविड प्रभारी मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा और उनके सामने रखे हैं दर्जनों चार्ट। ये चार्ट बेहद महत्वपूर्ण है। हाल ही में उनसे बातचीत के दौरान पता चला कि हर सुबह 11 बजे ये तमाम चार्ट उनकी टेबल पे होते हैं। इस चार्ट में पूरे ज़िले के एक एक कोरोना पॉजिटिव मरीज़ की जानकारी है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिटेल है, ऑक्सीजन सिलेंडर की खपत की जानकारी है और जितने भी कोरोना पॉजिटिव मरीज़ इस समय नीमच ज़िले में, उनके मोबाइल नंबर है जिस पर उनके दफ्तर से रेगुलर फ़ोन जाता है, उनसे फीडबैक लिया जाता है, इलाज के मामले में फ़ीडबैक लिया जाता है, अस्पताल की व्यवस्थाओं के मामले में फ़ीडबैक लिया जाता है। 27 मार्च को बंगाल चुनाव ख़त्म होने के बाद नीमच ज़िले में उन्होंने मोर्चा संभाला था और तब से इन व्यवस्थाओं को वो अंजाम दे रहे हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि ये जो चार्ट है ये बेहद महत्वपूर्ण है। इस चार्ट के ज़रिए उनको ये पता चलता है कि जो मरीज़ 10 दिन पहले हॉस्पिटलाइज हुआ था, चाहे वो मनासा के कोविड सेंटर में हो या जावत के या सिंगोली के, उसकी आज स्थिति क्या है और वो मरीज़ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है कि नहीं, या फर्दर क्या उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। यहाँ तक कि प्रभारी मंत्री क्रॉस टेली करते हैं और जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो किन किन हॉस्पिटल में हो रही है और कितनी हो रही है और किन मरीज़ों को लग रही। इसके अलावा जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है जो प्रशासन के द्वारा दिए गए हैं वो किन मरीज़ों को लगे। आपको पता होगा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेके मध्य प्रदेश में एक बड़ा मामला बना था जिसमें कहा गया था कि इसकी कालाबाजारी हो रही है और उसको लेके बड़ा सख्त नियम सरकार ने बनाया और सरकार अपने काइंड कंट्रोल में रेमडेसिविर इंजेक्शन सीधे मरीज़ों को दे रही है और उसी को लेके यहाँ चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। प्रभारी मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा हमारे साथ मौजूद है। हम विस्तार से बात करेंगे कि कोरोना संक्रमण के कंट्रोल को लेके अब तक के उनके क्या प्रयास है। इसके अलावा जो ब्लैक फंगस का जो खौफ हमारे सामने खड़ा है वो तेज़ी से न फैले या जो फैला है उसकी रोकथाम के लिए उन्होंने किस तरह के प्रयास किए हैं, इस तमाम मुद्दों पे हम विस्तार से बात करेंगे। सकलेचा जी आपका स्वागत है। नमस्कार। 26 को वोटिंग हुई बंगाल में, उसके बाद 27 तारीख से आपने मोर्चा संभाला। मुझे ये कहने में बिल्कुल भी हिचक नहीं हो रही है कि 27 मार्च को आपके आगमन से पहले यहाँ पे कोरोना एक कहर की तरह था, तमाम व्यवस्थाएं ज़मीन पे ध्वस्त थी। तो मैं आपसे एक स्पेशल कमेंट लेना चाहूँगा कि जब 27 मार्च को आप आए तो सबसे पहले आपने क्या सोचा? यहाँ के हालात देखने के बाद क्या ख्याल आपके मन में आया और क्या स्ट्रेटेजी आपने सोची? देखिए, 27 को जब मैं आया तो जिला अस्पताल के सभी सीनियर डॉक्टर अस्पताल की व्यवस्थाओं में उलझे हुए दिखे। उन्हें पेशेंट को देखने के बजाय उनकी कैपेसिटी से 2 गुने पेशेंट अंदर अस्पताल
और उससे 2 गुने ज़्यादा उनके अटेंडेंट, चूँकि उनके पास कोई स्टाफ ही नहीं था अटेंडेंट का, तो उनको परमिट करना उनकी कंपल्शन था। तो उस हिसाब से 150 बेड में जब 600 आदमी अंदर घुस गए तो वो किसी के कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो सबसे पहला चैलेंज था कि उनको बाइफरकेट करना। दूसरा चैलेंज था कि ऑक्सीजन 2 घंटे की उपलब्ध होती थी, तो हमें ऑक्सीजन की व्यवस्था करना। तीसरा चैलेंज था कि हमारे पेशेंट का विश्वास टूट चुका था। जिला अस्पताल से पिछले 10 दिन में मुश्किल से 2 मरीज भी ठीक होके नहीं निकले थे, तो वो विश्वास टूट गया था। उस विश्वास को बनाना कि अस्पताल में आए हो तो इलाज अच्छा होगा। तो हमने तुरंत 7 नए सेंटर हर 20 से 20 किलोमीटर के रेडियस पे एक सेंटर बनाने का निर्णय किया। फिर उसमें चाहे सिंगोली हो, चाहे रतनगढ़ हो, चाहे सरवानिया महाराज हो, चाहे जावद हो, चाहे डिकेन हो, चाहे मनासा हो, चाहे कुकड़ेश्वर हो, चाहे रामपुरा हो, चाहे जीरन हो, इन सब जगह अलग अलग अस्पताल के साथ जो भी उपलब्ध जगह थी वहाँ तुरंत 20 से 50 बेड की व्यवस्था करी। फिर दूसरा चैलेंज आया कि यहाँ स्टाफ बिल्कुल नहीं था। वो जब छूट दी और उसमें कुछ बेसिक चीज़ों के लिए हमने आग्रह किया, हमने तुरंत अपॉइंटमेंट किए तो दूसरे दिन वो अंदर के अस्पताल की स्थिति देख के 90% लोगों ने विड्रॉ कर लिया कि हमें काम ही नहीं करना है, क्योंकि अडाक नौकरी है और जीवन दांव पे लगा के नौकरी क्यों करें। तो फिर मेरे को बैठ के उनको समझाना पड़ा, ये कहना पड़ा जितने भी कर्मचारी है, जैसे नगर पालिका के सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉयज़, नर्सिंग स्टाफ, कि आप अगर काम करेंगे तो सामान्यतः अडाक एम्प्लॉय को 10 साल बाद कंफर्म नौकरी मिलती है अगर पोस्ट कार्ड। मैंने कहा तुम्हारे को 2 साल का कंसेशन में दिलवाऊंगा प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष आग्रह करके आप सेवाएं दे। फिर वो सेवाएं देने को तैयार हुए तो मेरे को अटेंडेंट बाहर करके वहाँ संख्या कम करी। तो यहाँ पे भी इलाज शुरू हुआ, आदमी ठीक होने शुरू हुए और जितने पेशेंट बाहर गए उसमें से मेरा औसत आंकड़ा है कि 80% के करीब पेशेंट ठीक होके 5वें या 6ठे दिन वापस जा रहे हैं। मेरे लिए इससे बड़ा चैलेंज था कि चूँकि अविश्वास का भाव था, इसलिए कई गांवों में कम से कम ज़िले में उस समय 6000 के करीब सिटी स्कैन हुई थी। सिटी स्कैन का मतलब आदमी का जब सांस रुकने लगता है तब वो सिटी स्कैन के 3000 रुपया खर्च करने आता है। तो उन 6000 लोगों ने जिनने सिटी स्कैन कराई तो पहले तो प्रशासन से उसको आधे रेट पे करवाई ताकि उस पर लोड कम आए। उसके बाद हमने एक चीज़ और तय की, उन सब को ट्रेस आउट करवाने की कोशिश की, क्योंकि क्या हुआ, लोकल जो भी हमारे RMPN अन्य जो लोग सेवाएं देते हैं गांव-गांव में, उनके यहाँ वो अव्यवस्थित वातावरण में ट्रीटमेंट ले रहे थे। एक सबसे बड़ी समस्या जो हमने चौथे दिन महसूस कर ली कि उनके यहाँ जो पेशेंट होता है वो जब तक बिल्कुल काम करने लायक नहीं होता तब तक उनकी दवाई लेता है। जिस दिन उसके शरीर में थोड़ी सी एनर्जी आती है और वो सोचता है तो वो किसी कीमत पे उसके बाद उस डोज को, उस पूरे ट्रीटमेंट को पूरा लेने के बजाय वहीं छोड़ देता है और उसके कई कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं। क्योंकि जब आपने थोड़ा सा डिस्प्रपोर्शनेट ये आपका ये इसका इंजेक्शन दिया, रेमडेसिविर तो एक है और दूसरा स्टेरॉइड। स्टेरॉइड का मतलब जो भी चीज़ आपके शरीर में है उसकी तेज़ी से ग्रोथ है,
चाहे वो बीमारी हो चाहे वो, तो स्टेरॉइड का देना और उसको कंट्रोल करने का एक फिक्स तरीका होता है। उस तरीके में चूक हो गई। उस चूक के कारण लोगों के हार्ट में क्लॉटिंग होना शुरू हुई, क्योंकि ब्लड के क्लॉट हुए और कई हार्ट अटैक की केसेस आए। हमें तुरंत उस पर अटैक करना पड़ा। उसी में ऑक्सीजन की थोड़ी इम्प्योरिटी चली गई, इधर उधर से लोकल वेल्डिंग वालों की, और नॉन प्योरीफाइड नॉन मेडिकल ऑक्सीजन भी लगा दी गई। उसके कारण ये ब्लैक फंगल इन्फेक्शन बढ़ना शुरू हुआ। तो मैंने फिर ये फोकस किया कि उन लोगों से बात करके जब तक ये विश्वास ना हो कि कोर्स पूरा करे, और इन स्टेरॉइड और रेमडेसिविर इंजेक्शन के बाद 30 दिन का और ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, नहीं तो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट बहुत भयानक हो रहे हैं। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि कम से कम जितने ठीक होके गए उसमें से 8 से 10% के बाद 7 महीने भर के अंदर दूसरी हादसे हुए। ना तो वो कोरोना के हादसे में गिने गए और ना उनको हादसा झेलना पड़ा। तो बाय द टाइम पीपल अंडरस्टैंड इतनी घटनाएं हो गई, तो हमें ये विश्वास पैदा करने के लिए ये सब व्यवस्थाएं करनी पड़ी और इन सब का डेली ट्रैकिंग करना पड़ा। अस्पताल में एक महीने से मरीज था। नॉन कोविड का मरीज सामान्यतः 11वें दिन कोविड से मुक्त हो जाता है, लेकिन 30 दिन तक अस्पतालों में बेड नहीं खाली किए। कल मैंने निर्णय किया और उनका अलग वार्ड बनाया कि कोविड से मुक्त होने के बाद अगर उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसको अदर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो उसके अलग वार्ड में उसका ट्रीटमेंट हो। ऑक्सीजन के बेड इतने बढ़ाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं आज बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि अच्छे ज़िलों में जिस प्रोपोर्शनेट में ग्रोथ हमने बेड्स की करी, अस्पतालों की सुविधाओं की करी, बड़े बड़े ज़िले नहीं कर पाए। जो हमारे यहाँ के सब जनप्रतिनिधि, प्रशासन और हमारे सहयोगी कार्यकर्ताओं की टोली ने मिलकर जिसको अचीव किया, हम टॉप 10 में थे। आज हम 36 नंबर पे हैं। तो गुड न्यूज़ है सकलेचा जी। अगर आज की स्थिति में बात करें, जो चार्ट्स आपके पास है, जो डिटेल आपके पास है, तो आज की स्थिति में ज़िले में कोरोना संक्रमण की स्थिति क्या है? देखिए, कोरोना संक्रमण की अस्पताल में 376 के करीब 383 पेशेंट्स आज भर्ती है। किसी ज़माने में ये 550 से ज़्यादा चले गए थे, अब कंट्रोल होके कम आ रहे हैं। आज अगर मैं बोलूँ तो आज हमारा रोज़ जो 100 से फिगर चल रहा था, 80, 100, 50, 40 और कल शायद 10 का आंकड़ा आया। ये अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है। कल इस विषय को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि इस शक्ति को किसी भी हालत में अगले 7-8 दिन और लगा के कोरोना मुक्त बने। हमारे ज़िले के आज 363 में से 200 से ज़्यादा गांव कोरोना मुक्त हो गए। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 2/3 विलेजेस हमारे कोरोना फ्री हैं। हमें वहाँ जागरूकता लगानी पड़ी, वहाँ बोर्ड लगाना पड़ा, हमारा गांव कोरोना मुक्त गांव है, कृपया कोरोना सर्टिफिकेट के बिना प्रवेश ना करें। ये जागरूकता हमारे कार्यकर्ताओं में आई। सकलेचा जी, ये जो बात आ रही है 31 मई तक सख्ती से लॉकडाउन रखा जाए, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये सख्ती लाने में कुछ देर हुई? इसके पहले कई मौसर शादियाँ, तीजे फातिह का आयोजन हो गए। देखिए, मेरे को जिस दिन नियुक्ति की मैंने उसी दिन सख्ती करने का आग्रह किया, लेकिन हम प्रजातंत्र की व्यवस्था में जी रहे हैं। प्रजातंत्र में बाकी सब लोगों की अगर ओपिनियन ना बनी तो उस समय उसकी गंभीरता का आकलन वो ना कर पाए और उनने उसमें ढिलाई के लिए बहुत दबाव बनाया। उस दबाव के कारण कुछ ढिलाई हुई
प्रशासन ने नियम बनाने के बाद भी सख्ती ना कर पाया, उसका थोड़ा खामियाजा उठाना पड़ा। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आज जिला मध्य प्रदेश के सबसे फास्ट रिकवरी और सबसे फास्ट ग्रोथ वाले ज़िलों में से टॉप 10 में एक ज़िला बना है। उसके लिए मैं आप सब मीडिया के मित्रों और सभी जनसेवकों ने, जनता की बीच में काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनका अभिनंदन करना चाहूँगा। मंत्री जी, एक ख़ास बात हो रही है कि कोरोना का कहर जिस तरह से टूटा, 27 मार्च को आप यहाँ आए और आपने व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया, तो उस पूरे परिप्रेक्ष्य में क्या लगता है कि कहीं चूक हुई है? व्यवस्थाओं को शुरुआती दौर से ही बेहतर किया जा सकता था। देखिए, मेरा एक जीवन में कड़वा सच का अनुभव है कि ज़िंदगी के आखिरी क्षण तक हर व्यक्ति को, जिसमें मैं स्वयं इंक्लूडेड हूँ, सुधार की मौके आएंगे और सुधार करते रहना पड़ेगा। इसलिए मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा। सब ने मिलकर अच्छे का प्रयास किया। अब कब क्या चीज़ हो जाए क्या नहीं हो जाए उस पर कमेंट करना अच्छे जनप्रतिनिधि का दायित्व नहीं है। मंत्री जी कुछ बोलने से थोड़ा अपने आप को अलग रख रहे हैं, लेकिन वस्तु स्थिति वो बेहतर जानते हैं। एक और ख़ास बात सकलेजा जी कि कोरोना के कहर से अब हम निकलते जा रहे हैं और आज सिंगापुर यूनिवर्सिटी ने एक बड़ा ऐलान किया है कि ये पूरा भारत 31 मई तक 97% लोग कोरोना से फ्री हो जाएंगे और 15 जून तक 100% भारत फ्री हो जाएगा। लेकिन एक नई चीज़ जो आपके सामने भी आ रही है वो है ब्लैक फंगस। तो ब्लैक फंगस का रूप ऐसा ना हो जैसा कोरोना का संक्रमण था, उसको लेकर सरकार इस समय किस तरह के स्टेप ले रही है? ब्लैक फंगस कोरोना से कई गुना ज़्यादा गंभीर बीमारी है। कोरोना में कैजुअलिटी बहुत कम है, तुलनात्मक लापरवाही के कारण हुई। लेकिन ब्लैक फंगस में या ब्लैक फंगस के अलावा और भी ब्लड क्लॉटिंग के कारण हार्ट अटैक, हार्ट सीजर जो हो रहे हैं वो ज़्यादा गंभीर विषय है और उनका अगर हम बिल्कुल समय से इलाज नहीं कर पाएंगे तो उसमें कैजुअलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा है। उसको ज़्यादा गंभीरता से और ज़्यादा सीरियसली इसको टेकअप करना पड़ेगा। इसको लेकर मंत्री जी क्या अरेंजमेंट है, क्योंकि इसका इलाज तो बाहर होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है इसको आइडेंटिफाई करके उचित स्थान पर उस पेशेंट को भेजना। आइडेंटिफिकेशन का डिले उसको बहुत गंभीर समस्याओं में डालता है, क्योंकि इसका पहला लक्षण नाक से महसूस होता है, ENT से, फिर दाढ़ में जाता है, आँखों में होते हुए ब्रेन तक जाता है। अगर फर्स्ट स्टेज पे इसको पकड़ लिया गया तो हमने कल एक ENT के डॉक्टर से बात करी है, वो 2 घंटे की OPD जिले अस्पताल में कल से हम चालू कर रहे हैं। वो 2 घंटे देगा, हर पेशेंट को देखेगा। इसके अलावा हमने हर सेंटर पे 20 किलोमीटर पे हमने 50 बेड के एक नए हॉल को अगले 20 दिन में बनाकर इन सब की कोई भी अढ़ाक कभी भी जीवन में किसी भी टाइप की डिजास्टर मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं उसकी तैयारी करके इन सब जगह इतने बेड की व्यवस्था इमरजेंसी के लिए करी, जहां हम 24 घंटे में सब सुविधाएं दे के वहीं ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हमने बहुत सारे आयुष के डॉक्टरों को चिन्हित किया, हमने बहुत सारे नर्सिंग स्टाफ को चिन्हित किया। मैंने एक और बड़ा इम्पोर्टेंट एक रोल और किया। अभी रिसेंटली हमने 20,000 लोगों के ECG हमारे पास जावद के 20,000 लोगों के डाटा में थे। हम उन डाटा को कोरोना पेशेंट के आफ्टर द ट्रीटमेंट ECG में क्या अंतर आया उसका कंपैरिजन करवा रहे, उनका एनालिसिस करके, क्योंकि कोई भी बीमारी का इलाज एक विषय है, उस बीमारी का रीजन समझते हुए उसकी
उसको फैलने से रोकना वास्तव में जनप्रतिनिधि का दायित्व है। इलाज करना डॉक्टर का दायित्व है, इलाज जनप्रतिनिधि नहीं करता है। अभी की स्थिति में बात करें सकला जी, तो नीमच ज़िले में ब्लैक फंगस की क्या स्थिति है? 8 से 10 केसेस हम लोगों के नोटिस में आए हैं, 2 की कैजुअलिटी हो चुकी है, बाकी का ट्रीटमेंट का प्रयास जारी है। हमने अभी अरविंदो मेडिकल कॉलेज में इसकी व्यवस्था करके आया हूँ। मैं खुद परसों गया था, डॉक्टर से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि वो व्यवस्था कर रहे हैं और उस हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं। जी सॉरी। तो वहाँ पे नीमच ज़िले के जो भी पेशेंट जाएंगे उनका आयुष्मान कार्ड में इलाज होगा, ताकि उनके ऊपर आर्थिक वजन भी, बीमारी के साथ आर्थिक वजन भी नहीं पड़े। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस मामले में बहुत बहुत उनका अभिनंदन करना चाहूँगा, जिनने कोरोना का इलाज टोटल फ्री करा। एक दिन में 500 नए अस्पतालों को 5 दिन में आयुष्मान से जोड़ा, ताकि उन लोगों को वो तकलीफ़ें ना हो। नीमच में भी 5-6 नए अस्पतालों को जोड़ा। आज 157 लोग आयुष्मान के माध्यम से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो 157 परिवारों के आर्थिक वजन को मुख्यमंत्री जी ने सहन करने की हिम्मत दिखाई। और इन सबसे महत्वपूर्ण, कल 182 लोगों की लिस्ट हमने माननीय मुख्यमंत्री को दी, जिनके बच्चे कोरोना काल में कोरोना या उसके साइड इफ़ेक्ट के कारण अनाथ हुए, जिनके घर के अर्निंग मेंबर ख़त्म हो गए, उनको 5,000 रुपये की माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि 7 दिन में वो सुविधाएं दे। वो सुविधाएं देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि 5,000 रुपया उस बच्चे का पेंशन शुरू हो जाए, ताकि उसकी पढ़ाई, उसके जीवन की जो टारगेट है उसे वो अचीव करने में अटके ना। हमारा राशन डिस्ट्रीब्यूशन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके 20% गेहूं की जगह आटा दिलवाया। मैं नीमच के जबी फ्लोर मिल एसोसिएशन का धन्यवाद करूंगा। उनने तुरंत कहा कि आप हमें गेहूं दे दीजिए, हम आपको आटा कन्वर्जन विदाउट एनी कास्ट करने को तैयार हुए। इस कारण 20% गेहूं की जगह आटा डिस्ट्रीब्यूशन का हमने निर्णय करा। कलेक्टर को माननीय मुख्यमंत्री जी से सहमति लेकर निर्देशित किया, जिसकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी काफ़ी प्रशंसा की। ऐसे ही हमने कुछ और भी नवाचार किए। एक और बात है सकले जी कि आयुष्मान की बात आपने की है, तो पूरी स्टेट से ये शिकायतें मिलती रही है कि जो निजी अस्पताल है आयुष्मान कार्ड धारकों के इलाज में उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे, या वो उनको दर्ज नहीं कर रहे, या कंसीडर नहीं कर रहे। तो क्या इस तरह की शिकायत आपको भी मिली? देखिए, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक शिकायत का अलग सेल दिया है। उसकी नंबर पे डेली कंप्लेंट रिसीव हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने कोरोना के लिए पैकेज की रेट में वृद्धि कर दी। आज 3,000 रुपया प्रति बेड और 5,000 रुपया प्रति ICU बेड यहाँ के अस्पताल को भी मिलेगा, जो यहाँ के वातावरण के हिसाब से बहुत अच्छी पेमेंट है। और उनने सभी यहाँ के प्राइवेट अस्पतालों ने स्वीकार किया, तभी तो उनने रजिस्ट्रेशन कराया। हम ज़बरदस्ती थोड़ी करवा सकते। उनने स्वीकारा तो रजिस्ट्रेशन हुआ ना, उनने लिख के दिया। और अब ऐसा कोई केस आएगा तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जी, ऑक्सीजन को लेके हाहाकार मचा, आपने खुद अरेंजमेंट्स किए, व्यवस्थाएं की, तो इसमें क्या मानते हैं आप कि ये सब सिस्टम बिगड़ा क्यों? और इसमें अगर राजस्थान राज्य की बात की जाए तो क्या उनका सहयोग रहा मध्य प्रदेश को मदद देने में? देखिए, 2 बातें हैं। नॉर्मल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट से 20 से 40 गुना एकदम खपत बढ़ी। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एक लीड टाइम होता है, वो उसे उतना टाइम लगता है। एयर लिफ्ट करके लिक्विड ऑक्सीजन के टैंकर मंगवाए, डिफेंस की सभी प्लेनों ने वो काम किया, फिर जाके 8 से 15 दिन में हम इसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क बिठा पाए। तो मैं इसके लिए
दोषी नहीं करूँगा, रादर मैं मध्य प्रदेश सरकार की ब्यूरोक्रेसी का अभिनंदन करूँगा जिन्होंने इसे 10 दिन में पूरा नेटवर्किंग करा। जहाँ तक सवाल है राजस्थान सरकार, तो वहाँ पे भी उतनी ही बड़ी क्राइसिस से, तो वो नेचुरल बात है, पहले अपने लोगों को देखेंगे। वो सहयोग नहीं करना चाहे तो वो जब तक वो सरप्लस नहीं हो वो कैसे दे। मेरी बात ये उदयपुर इनके प्लांट में भी हुई थी, हिंदुस्तान जिंक के, चूँकि 5 टन पर डे उनका लिक्विड ऑक्सीजन था, लेकिन उनको 3 जिले अलर्ट कर दिए सरकार ने। तो उन्हें पहले अपने स्टेट को केटर करके फिर वो दूसरों को दे सकते हैं। शुरू में कुछ हमारे जो एग्रीमेंट थे, जो कई सालों से कुछ व्यापारी जिनके ऑक्सीजन के प्लांट थे, उनने सडन बंद करके वास्तव में हमारे ज़िले के साथ जो मजाक किया वो शोभनीय नहीं है, क्योंकि जो रेगुलर सप्लाई थी वो उन्हें रोकना नहीं चाहिए थी। उसको वो 10 गुना 20 गुना जो हमारी खपत बढ़ी वो नहीं बढ़ा पाए, वहाँ स्वीकार्य, लेकिन उससे डबल देना उनका नैतिक दायित्व था, वो उससे भी पीछे हटे। कुछ लोगों ने सिलेंडर छिपाए भी, प्रशासन को रेट डाल के वसूलने पड़े। तो ये सब चीज़ें क्या होता है कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट का एक हिस्सा होता है। उस समय कुछ लोगों को पैसे के पीछे अंधी दौड़ रखी रहती है, कुछ लोगों को सामाजिक दायित्व समझना होता है। तो ये तो अलग अलग लोगों की अलग अलग मानसिकता होती है। दुनिया का नियम है कि बिना पीठ के पेट नहीं आ सकता है, ऐसा ही बिना गलत के सही कैसे आएगा। तो ये तो कंपैरिजन है लाइफ का। बड़ी बात कही आपने कि अंधी दौड़ वाली बात। तो इस कोरोना काल में मंत्री जी, मेडिकल वालों ने जिस तरह चांदी काटी, चाहे वो ऑक्सीमीटर हो चाहे ऑक्सीजन किट हो, तो क्या आपको लगता है कि ये तमाम लोगों ने जो काम किया इसके ख़िलाफ़ सरकार का उतना प्रभावी एक्शन नहीं हो पाया, तो ये लोगों से फेबी फ्लू तक को ब्लैक में बेचते रहे? देखिए, सरकार का एक्शन का रिएक्शन आने में 10 से 15 दिन का समय भी बहुत फास्ट रिएक्शन आया। आपके इंजेक्शन ब्लैकमेल करते हुए पकड़े गए, डुप्लीकेट इंजेक्शन वाले पकड़े गए, ब्लैकमेल करने वाली जगह जगह लोगों को एक्स्ट्रा रेट चार्ज करने वालों को लिया। ये तो प्रक्रिया है जो लंबे समय तक चलेगी। लेकिन आज हमने उन सब चीज़ों से दिमाग हटा के सिर्फ सेवा देने और जीवन बचाने पे फोकस किया। जीवन बच गया तो बाद में इन गलत आदमियों के साथ तो ज़िंदगी पड़ी है कार्रवाई करने के लिए। और एक बात है कि प्रशासन शासन के ऊपर भी कोई देखने वाला है और ऊपर वाला किसी को माफ़ नहीं करता है। बड़ी बात कही मंत्री जी के ऊपर भी देखने वाला है। एक विषय जो इस समय सबसे ज़्यादा करंट है वो है वैक्सीनेशन का। और आपके जो टेरिटरी वहाँ से भी कई लोग फ़ोन करते हैं सिंगोली में वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, या जो यहाँ सेंटर चल रहे वहाँ भी 50-100 इतने वैक्सीन ही आ पाते हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर क्या रिपोर्ट है? क्या वैक्सीनेशन फास्ट होगा? सरकार ने तो ये कहा था कि टीकाकरण उत्सव मनाया जाएगा। देखिए, अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ के करीब टीके लग चुके हैं। श्रृंखला एक तय की थी। पहले राउंड में हमें कुछ ऐसा महसूस हुआ था कि भारत के लोगों का और रूरल पब्लिक का रेजिस्टेंस इतना मजबूत है कि सबको शायद ज़रूरत ना पड़े, बिना ज़रूरत के अननेसेसरी टीकाकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सेकंड वेव जो आई, इसने पूरे रूरल तंत्र को भी हिला के रख दिया। तो हमें अब पहले हम 4 करोड़ से 5 करोड़ के आसपास के टीके की प्रदेश को सोच रहे थे, अब वो संख्या बढ़ जाएगी क्योंकि 2 टीकाकरण, फिर टाइम का फ़र्क पड़ा, फिर उपलब्धता और उन टीकाकरण की। लेकिन ये टारगेट है कि अगले 6 महीने में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब वो 2-3 महीने का आगे पीछे तो होगा, क्योंकि टीका भी कब बना, टीका शुरू में बना उस पर भी कई लोगों के क्वेश्चन थे, कई डाउट थे कि भैया उसकी ट्रायल का कितना लीड मिनिमम टाइम चाहिए, कितने फेस का ट्रायल होगा। देखिए,
काम ना करने वाला, गलती निकालने वाले के लिए जीवन का सबसे अच्छा समय था। उनने खूब कमेंट किए। मैं हाथ जोड़कर जिस दिन पहले दिन आया उस दिन से मीडिया से दो या तीन बार कलेक्ट्रेट में सामने दिखे, तो मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया और आपसे भी आग्रह कर रहा हूँ कि ये वो काल है जब केवल पॉजिटिव और कैसे हम बेहतर सुधार कर सकें और कैसे हम विश्वास बढ़ाएं कि इस समय सरकार जितना पॉसिबल संभव है वो कर रही है और उसके कारण हम धीरे धीरे विजय की ओर बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए और बहुत जल्दी हम विजय पा लेंगे। तो आपने कमेंट की बात कही मंत्री जी, तो इस कोरोना काल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके जुड़े लोग लगातार सरकार को कटघरे में खड़े करते रहे, तो इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पूरा मामला बस इतना ही है कि खीसियानी बिल्ली खंभा नोचे। वो अपनी सरकार खुद संभाल नहीं पाए, वो अपनी वर्किंग खुद कर नहीं पाए, वो दूसरों पे आरोप लगाए। तो बहुत आसान है, अगर वो कर लेते तो किसने रोका था? जनता ने तो उन्हें मौका दिया था। वो अपने घर को संभाल नहीं पाए और आज वो दूसरों पे आरोप लगा रहे। बहुत वरिष्ठ नेता है, उनके बारे में मेरे को कोई नकारात्मक कमेंट नहीं करना। मैं तो नीतिगत बात करना चाहता हूँ कि खीसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो अपनी सरकार नहीं संभाल पाए, इसलिए ये प्रॉब्लम है। अभी मंत्री जी आज की बात की जाए तो आपके सामने सबसे अहम टास्क क्या है? आने वाले चैलेंज के लिए अपने आप को तैयार करना, जिसमें चाहे तीसरी वेव जो बच्चों में की चिंता पूरा इंटरनेशनल मीडिया कर रहा है, चाहे वो ब्लैक फंगस की बात हो, चाहे दुनिया भर के तेजी से हार्ट अटैक की बातें हैं। कोइंसिडेंटली केवल मैं एक प्रोजेक्ट के कारण मेरे पास 20,000 लोगों के ECG पड़े थे जावत के, अबाउट 35 ईयर। मैं उन सब का कंपैरिजन का चार्ट बना के एक रिसर्च अध्ययन रिपोर्ट बहुत जल्दी CM को भेजने वाला हूँ। तो ये थे कोविड प्रभारी मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि वो आने वाले चैलेंज को लेके तैयारी में लगे। दूसरी ख़ास बात है कि ब्लैक फंगस को लेके भी उन्होंने तैयारी की है। आयुष्मान कार्ड, चूँकि उसका इलाज काफ़ी महंगा है, तो सरकार और वो चाहते हैं कि इसका इलाज आयुष्मान के तहत हो। और जो इंदौर का हॉस्पिटल है वहाँ भी उन्होंने बात की है, वहाँ मीटिंग ली है, टाई अप किया है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि अब धीरे धीरे कोरोना विदा हो रहा है और सरकार के और उनके ज़मीन पे जो इंतज़ाम है वो काफ़ी सकारात्मक साबित हुए। एक और ख़ास बात वो कहना चाहते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आपने कई बार बयान सुना होगा, सख्ती के कारण कुछ लोगों को तकलीफ़ हो रही है, कुछ लोगों की रोजी रोटी को भी डिस्टर्ब हो रही है। हम हाथ जोड़कर कोरोना के मुक्ति के बाद पांव पकड़कर माफ़ी हमारे मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं और हम भी ये कहना चाहते हैं कि जनता से माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन किसी भी हालत में जनता को इस कुचक्र, इस बीमारी के चक्र से बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए थोड़ी तकलीफ़ हम सब मिलके सामूहिक रूप से सहन करते हुए उन्हें बड़ी समस्या से बचाएंगे। तो ये बड़ी बात कही है और उनका साफ तौर पे कहना है कि जो सरकार ने फैसला लिया है 31 मई तक सख्ती से लॉकडाउन का, उस पे सरकार अपने उस निर्णय पे आगे अमल करेगी और लॉकडाउन सख्ती से ही रहेगा। और ये भी कहना है कि इस कोरोना से मुक्ति का एकमात्र अचूक अस्त्र भी है। वो ये भी कह रहे हैं कि इसके बाद भले जनता से पांव पकड़ के सरकार माफ़ी मांग लेगी, लेकिन फ़िलहाल इस महामारी से निकालने के लिए लॉकडाउन का सख्ती से पालन करना पड़ेगा। निश्चित बात है कि ये विषय इस समय पूरी स्टेट में चल रहा है। लॉकडाउन को लेके पक्ष विपक्ष में बातें आ रही है, पार्टी में भी अंतर्विरोध है, लेकिन कुल मिला के सरकार ये तय कर चुकी है कि लॉकडाउन 31 मई तक सख्ती से लागू रहेगा।
तो ये थी कोविड प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश जी सकलेचा से पूरी बात। 27 मार्च को बंगाल चुनाव के बाद नीमच में आकर उन्होंने मोर्चा संभाला और जैसा उनका स्वभाव है, सख्त मिजाज एडमिनिस्ट्रेटर है और शिवराज सरकार के फ्रंट लाइन के कैबिनेट मंत्री है। और निश्चित तौर पे उन्होंने ज़मीन पे जो काम किए और उनके साथ उनकी टीम ने जो काम किया, इस समय रिज़ल्ट बेहतर दिखाई दे रहे हैं। और धीरे धीरे मालवा के पश्चिमी ज़िले नीमच से अब कोरोना की विदाई दिख रही है, एक सुखद खबर है। और अब मध्य प्रदेश में जिस तरह वो रेड जोन में था और टॉप लेवल पे नीमच ज़िले में संक्रमण की गिनती होती थी, अब वो काफ़ी नीचे के पायदान पे जा चुका है। तो निश्चित बात है, और उन्होंने जो अपील की है 31 मई तक सख्ती से लॉकडाउन को लागू करने की, हम भी जनहित में हमेशा अपील करते रहे हैं कि सरकार की इस अपील को माने और सख्ती से लॉकडाउन करें और अपने जीवन को लॉकडाउन जैसा बना ले। ये था अब तक का अपडेट। आगे के हर अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।